आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो काल्पनिक होती हैं, उसमें कोई का नाम तो होता ही नहीं है, पर है बहुत अच्छी। प्राचीन समय में महिलाएं अपने ससुराल को ही सब कुछ मानती थीं। अपने ससुराल में रहते हुए सारे दुख दर्द सहन कर लेती थीं। हर माँ बाप अपनी बेटी को यही शिक्षा देता था कि बेटी डोली में जाना है और अर्थी में आना है, यानी कि ससुराल में तुम डोली से जा रही हो और तुम्हारी अर्थी ही वहाँ से निकलेगी। तुम्हें सारे कष्ट सहना पड़ेंगे और वहाँ पर कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे कि हमारा सर झुक जाए। पर अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। महिलाएं या तो कहें जागरूक हो रही हैं या यह कहें कि वह बहुत अधिक पढ़ लिख कर बुद्धि का विकास हो चुका है। अपने ससुराल में आते ही तिरिया चरित्र दिखाने लगती हैं और घर को दो हिस्सों में बांट देती हैं। पहले की महिलाएं सास की सुनती थीं और छोटे छोटे देवरों नंदों तक की सुनती थीं। उनकी हर बात सुनकर भी गम खाकर रह जाती थीं, इसीलिए परिवार टूट नहीं पाते थे। बड़ी बहू तो जिसमें कहते थे सब लोग कि अगर कोई कचरा भी डाल दे तो जला देना चाहिए, उस तरह ही रहती थीं। हर बात को सहन कर लेती थीं। भूखा भी रहना पड़े तो भूखी भी रहती थीं। जो मिल जाए रूखा सूखा वही खा लेती थीं, पर पति से कभी शिकायत नहीं करती थीं। पर आज उसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम आज इस कहानी के द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है घर को घर ही बना रहने दो, उसको तोड़ो मत। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में बेइज्जती करने की मत सोचो। एक दूसरे को अपमानित मत करो। बड़ी बहू तो हर अपमान सहकर ही सह लेती है, पर छोटों को भी तो थोड़ी सहन शक्ति रखना ही चाहिए। एक शहर में एक जो है दुकानदार था, उसका अच्छा धंधा चलता था। उसके दो बेटे थे, दोनों ही जवान हो चुके थे। बड़ा बेटा तो अपने पिता के संग दुकान पर ही बैठता था और जो है छोटा बेटा रमेश पढ़ लिख कर नौकरी की सरकारी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसको तो सरकारी नौकरी ही करनी थी। पिता बहुत समझाते कि बेटा दुकान में बैठो, भाई का हाथ बटाओ, भाई दिन भर थक जाता है और मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूँ, मैं ज़्यादा कुछ धरा उठाई तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। बेटा तुम थोड़ा सा सरकारी नौकरी का लोभ छोड़कर भाई के संग रहा करो। पर भाई ने ध्यान नहीं दिया। माँ भी वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए सेठ जी ने सोचा कि लड़कों की शादी कर लेते हैं, घर में बहुएं आ जाएंगी तो इनका हाथ बढ़ जाएगा। बड़ी बहू तो आ गई, अच्छी थी, अच्छे घर से भी थी, घर से पैसे पर भी संपन्न थी, है ना, पर हर चीज़ का ध्यान रखती थी। वह सास ससुर का सुबह उठते ही पूरा ध्यान रखती, भोजन बनाती, खिलाती, सब कुछ करती और अच्छे से घर परिवार चलने लगा। सेठ जी बहुत खुश थे कि चलो मेरी बहू बहुत अच्छी आई, अब मैं रमेश की भी शादी कर लेता हूँ। मनीष की बहू जैसी ही एक बहू और आ जाएगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पर उसको क्या पता था कि यह नए ज़माने की हवा है, कैसी चल जाए कुछ कह नहीं सकते। उसने अपने रमेश की शादी बड़े धूमधाम से कर ली। ज़्यादा अच्छे घर की नहीं थी, पर थोड़ी सी सुंदर थी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी। वह बात बात पर अपनी जेठानी को
दबा कर रखती थी, पर जेठानी सब सुनती और अनसुना कर देती थी। कभी अपनी देवरानी से कुछ कहती नहीं थी। वह अपना काम भी मन लगा कर करती थी, इसलिए देवरानी का जो है हौसला बुलंद होता गया। और उसका पति भी पढ़ा लिखा था, वह सरकारी नौकरी भी करना चाहता था, तो वह इस घमंड में थी। अब कुछ दिन हुए तो कहती, मेरे भाई की शादी है, माँ ने बुलाया है, मुझे तो मायके जाना है, और अपना बैग उठाती और चली जाती। बड़ी बहू सहती रही, सबका काम करती रही, वह कुछ ना कहती। पर उसको भी बुरा लगने लगा कि मेरी देवरानी आई है और मुझे ही कहती है जल्दी खाना बना दो दीदी, मुझे मायके जाना है, मेरे मायके में मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे जेवर खरीदने जाना है, कभी साड़ी खरीदने जाना है, कभी घर का सामान लेने जाना है, कभी भाभी को देखने जाना है। कभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वह 8 दिन में 2 बार मायके चली जाती। बड़ी बहू कभी मायके ही नहीं जा पाती, क्योंकि वृद्ध सास ससुर को छोड़कर कैसे जाती। वह तो बड़ी थी, सहनशील भी थी, सब सह जाती। लेकिन एक दिन उसने कहा, माँ ये रोज़ रोज़ का नखरा नहीं चलेगा, यह तो मुझे बुद्धू बनाकर और रोज़ मायके चली जाती है, मैं घर का कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ, और जो है मैं थक जाती हूँ, इतने लोगों का काम करना पड़ता है, मुझे इसको भी जल्दी जल्दी खाना बनाकर देना पड़ता है। सास ने छोटी बहू से कहा कि भाई तुम मायके जाना नहीं, आज तुम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर का खाना बनाओ। पर छोटी बहू ने कुछ ना सुना और पैर पटकती हुई अपना बैग लेके मायके चली गई। जब वह लौट के आई तो दोनों बहुओं में बहुत लड़ाई हुई। बड़ी बहू भी अपने कमरे में जाके सो गई, छोटी तो अपने मायके रूठ कर चली गई। सुबह जब उसने देखा कि कोई खाने बनाने वाला नहीं है तो सास उठी और वृद्ध सास ने धीरे धीरे सबको खाना बनाया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू आ गई थी, तो दोनों बहुओं में लड़ाई होने लगी। तो ससुर ने गुस्से में कह दिया कि हमारे घर से दोनों बहुएं चली जाओ, और रमेश ने तो एक चांटा भी अपनी पत्नी को मार दिया। वह बहुत दुखी होकर घर चली गई। बड़ी बहू भी अपने मायके चली गई। दूसरे दिन बड़ी बहू के पिता आए, उन्होंने हाथ पैर जोड़े और कहा कि हमारी बेटी से गलती हो गई है, सेठ जी इसको क्षमा कर दो, मैंने उसको समझा दिया है, अब ऐसा कभी नहीं होएगा, वह अपनी देवरानी को भी छोटी बहन समझकर सहन कर लेगी, वह उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करेगी। सेठ जी बहुत खुश हुए, उसने अपनी बड़ी बहू को ससम्मान अपने घर में रख लिया। वो तो अच्छी थी ही, वह हर का काम करती थी, सास की भी आज्ञा का पालन करती थी और देवरों को भी चाहती थी। पर छोटी बहू के पिता ने जो है नोटिस भेज दिया और उनको जेल में डालने की धमकी दे दी। जब देवर को पता चला रमेश को, तो उसने अपने ससुर को फ़ोन लगाया। तब ससुर ने ताव में आकर कह दिया, तुमने हमारी बेटी को मारा है, अब हम तो कचहरी में ही मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कचहरी में मिल लेंगे। अब रमेश बहुत दुखी रहने लगा, पर बड़ी भाभी उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, अदालत में केस चलता रहा, लेकर झूठा केस कैसे वह जीत जाती। वह हार गई और उसने तलाक में दस्तखत कर दिए और अपने पति को तलाक देने की सोच ली। पति ने भी दस्तखत कर दिए, दोनों का तलाक हो गया। अब रमेश की उसी समय भाग दौड़ करते सरकारी नौकरी लग गई। यहाँ भाई की भी शादी हो गई, घर में भाभी आ गई। ननंद को देखकर भाभी तो हमेशा मुंह बनाए रहती, चिड़ी रहती, उसकी कोई बात न सुनती, उसका कोई काम न करती, उसको ढंग से खाना भी नहीं देती। यह सब देखकर सास ससुर को भी दुख होने लगा कि मेरी बेटी का ससुराल भी छूट गया और यहाँ भी मायके में भी वह बेइज्जत होती है। तो उन लोगों ने विचार किया कि अब आपका तलाक हो चुका है बेटा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। तो उसको बहुत दुख हुआ, वह रोने लगी कि पिताजी उस दिन तो आपने कहा था ये घर तुम्हारा ही है, अब आज इस घर में क्या हो गया जो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। भाभी के आ जाने से इस घर में क्यों बदलाव आ गया। मेरा भी घर है, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी उस घर में इतना ही हक है जितना कि भैया का।
माँ बाप हीन भावना से बेटी को देखने लगे कि कुछ समझ में नहीं आया। बेटी ने कहा, पिताजी अगर घर से बाहर ही निकालना है तो हमारे पति के घर ही हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तुमने अपने हाथ से ही तलाक में दस्तखत किए थे, सास ससुर को जेल भेजा था, उनको वो कैसे भूल जाएंगे। उन्होंने बेटी कहने लगी, नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मैं तो आप लोगों की बातों में आकर और अपने ससुराल को ससुराल ही ना समझ सकी। और वह कहने लगी, नहीं, मेरे सास ससुर मुझे माफ़ कर देंगे। उसके पिता लेके गए और उन्होंने कहा, सेठ जी, हमारी बेटी को माफ़ कर दो, उसने बहुत गलत किया है, आपके खिलाफ़ आपको दहेज प्रथा में फंसा दिया था, पर वह आपके बिना नहीं रह सकती है, वह रमेश के बिना नहीं रह सकती है। तभी रमेश आया और उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर से निकल जाओ, तुम लोगों ने मेरे बाप को बहुत बेइज्जत किया है, उनको जो है दहेज के लालच में जो है जेल की हवा खिलाई है, मैं ऐसी पत्नी को नहीं रख सकता। वह रोने लगी, मैं कहाँ जाऊँ पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत कदम उठाया है, मैंने ना समझी में इतना बड़ा गलत कदम उठाया है। अब मेरे घर में भाभी आ गई है, इसलिए मुझे अब सब कुछ मालूम चल गया है कि घर तो सिर्फ भाई का ही होता है, लड़की की तो ससुराल ही स्वर्ग होती है। मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो। पिताजी को दया आ गई। सेठ जी बोले, ठीक है। अपनी धर्मपत्नी से बोले, आप क्या कहती हो? उसने कहा, नहीं, मुझे मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको माफ़ कर दो। माँ बाप ने उसको माफ़ कर दिया और माँ बाप के कहने पर रमेश ने भी उसको माफ़ कर दिया। तलाक के कागज़ फाड़ दिए गए। वो पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। घर में 2 बहुएं, 2 नाती पोता और जो है 2 बालक और माँ बाप सकुशल खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। रमेश को सरकारी नौकरी मिल गई थी तो एक मुश्त पैसा घर में आने लगा, पर कोई बंटवारे की बात नहीं होती, सब लोग मिलजुल कर खर्चा चला लेते। पिताजी भी दुकान पर जाते थे और बड़ा बेटा भी दुकान चलाता था। छोटा बेटा धन कमा कर जो लाता वह अपने पिता के और माता के हाथ में रख देता। पत्नी कभी नहीं पूछती कि उस पैसे का आप लोग क्या कर रहे हैं। यह है हमारे देश का कल्चर। यहाँ पर एक दूसरे को क्षमा करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। आज हम मानते हैं कि हम महिलाएं कुछ गलत कर रहे हैं, पर छोटी बहुओं से अनुरोध है कि उनको बड़े बहुओं का कष्ट देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया और संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष करते करते एक दिन उन्हें भी भगवान सफल बना देता है। भगवान को उन पर भी बहुत दया आती है। यह नहीं है कि जो कर्म हम कर लेते हैं, जो हम सह लेते हैं, भगवान वो भूल जाए। भगवान कभी नहीं भूलता। भगवान सबको सबके किए की करने का फल तो एक ना एक दिन देता ही है। इसलिए हम ऐसे कर्म ना करें। इस कहानी से यह शिक्षा ग्रहण करें कि हम जिस घर में ब्याह के आए हैं उस घर को स्वर्ग नहीं बना सकते तो ना बनाए। नरक मत बनाओ, नरक मत बनाओ। बड़ों का सम्मान करना मत छोड़ो। बड़े तो बड़े ही होते हैं, कभी झांक के देखो उनके जीवन में तो पता चलेगा कि कितना त्याग किया है हम छोटों को यहाँ तक पहुँचाने में। जो बड़े त्याग करते हैं उसका सम्मान मत दो, पर उनका निरादर भी मत करो। उनके बच्चों को मत भरो, उनके बच्चों को थोड़ा सा सम्मान दो। उनके हक का तुम लोगों ने खाया है। बड़ा होता है जो, वो सदा ही छोटों के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। छोटे उसको नहीं मानते, बड़े से बराबरी करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ा भाई अगर होगा तो अपने छोटे भाई को सम्मान ही देता है, प्यार ही देता है। इसलिए उसके त्याग को समझो
कभी उस चक्रव्यूह में घुसकर तो देखो जो उसने तुम्हारे लिए किया है। सम्मान ना दो तो उसको बेइज्जत भी करने का तुम्हें कोई हक भगवान ने नहीं दिया है।